हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कशन करेंगे। यह 1275 दरोगा मेंस और 64 पोस्ट दरोगा मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो पूरे प्रैक्टिस सेट में हमने 80 जीएस का क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशन जो लास्ट में दिया रहता है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। आप पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें और इसके पहले हमने सेट नंबर 1 कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिलर, हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप में रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को आयताकार स्वरूप में रखा गया था। पहले हम इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में एक्सप्लेनेशन इसको देख लेंगे, तो मेरे साथ बने रहे। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाए राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में स्थित है, और एलोरा की गुफा भी है महाराष्ट्र में। तीसरी बौद्ध संगति आयोजित कहाँ हुई थी? तो ये कब हुई थी पूछा है, तो इसमें 250 बीसी में, और इसका हम RVPK इस तरीके से याद रखिएगा। पहला राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा और फिर काश्मीर। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश का शासन काल कब से कब तक था? तो ये 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन था। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? तो इसका आंसर चोल वंश हो जाएगा। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। नौवां क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, किसके द्वारा? तो सातवाहनों के द्वारा। इसका आंसर सातवाहन हो जाएगा। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षित उदार मध्यम वर्ग। शिक्षित उदार मध्यम वर्ग में है जो लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ था? तो इसका आंसर राजतंत्र हो जाएगा, राजतंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था किसके द्वारा? तो इसका जहां पे 30 रहेगा, 30, ठीक है, मोगलीपुत्र 30 के द्वारा तीसरा, ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था मोगलीपुत्र 30 के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के जो प्रपोजल था उसको किसने समर्थन दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में पारित किया गया था लॉर्ड लेटन के समय। 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, एक तत्व एक्स आवर्त सरणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए X3 माइनस ऋणायन बनाता है। तत्व X का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। तत्व X का परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा 15। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा हो जाएगा, यानी कि वर्चुअल एंड लार्ज, इन लार्ज हो जाएगा। कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो आभासी और बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जनित्र यानी कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो ऐसा तो गलत है कि दोनों तो एक साथ होगा नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे ये आधारित है। कौन सा?
जनरेटर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 और 3 है जो करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो ये बाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम हो जाएगा। कैडमियम है जो संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी चारकोल। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है चीनी चारकोल। विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऑक्सीजन अभिक्रिया है। विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में नहीं होता है? तो ये नाइट्रोजन नहीं होता है, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोगाणुरोधी। रोगाणुरोधी दवा का प्रयोग किया जाता है माइक्रोब्स को खत्म करने में। अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। कौन? अमोनिया क्लोराइड। NH4Cl है जो प्रबल अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर सिंपल है, रतौंधी हो जाएगा। और विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। एनीमिया क्या होता है? तो इसमें खून की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी होता है। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। किससे? तो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। उल्टा और वास्तविक हो जाएगा जब किसी एक वस्तु को अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पर एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उल्टा और वास्तविक हो जाएगा, यानी कि इन्वर्टेड एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड। एक जिप्टो बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻21 होता है। एक जिप्टो बराबर 10⁻⁻21। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन यानी कि गलत कथन कौन दिया गया है? तो इसका है एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर इसकी आवृत्ति है जो बदलती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है जो चेंज होती रहती है। जब प्रकाश है जो एक माध्यम से यानी कि रेयर टू डेंसर या डेंसर से रेयर जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करती है? बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि क्या इंगित करती है? तो ये अत्यंत शुष्क मौसम को दर्शाता है। अत्यंत शुष्क मौसम को दर्शाता है क्या? बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि और अचानक तेजी से गिरना यह तूफान या चक्रवात का आना सूचित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द्विपद, जैसे बैरोमीटर का जो आविष्कार किसने किया था? टोरिसेली, याद रखिएगा। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण क्या है? द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है क्या? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना किसका है? तो मेढक का जो साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना है। संक्रामक रोगों का सबसे समान वाहक क्या होता है? संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक, ठीक है, क्या होता है? तो ये मक्खी होता है, मक्खी होता है। अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को वायवीय, जलीय और स्थलीय में विभाजित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम में, अरस्तु के क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्राणियों को वायवीय, जलीय और स्थलीय रखा गया, यानी कि ये जो एयरी होता है, वाटरी एंड टेरेस्ट्रियल। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। और यह जो रीडिंग इलाहाबाद में पढ़ा गया था किसके द्वारा? यह जो 1 नवंबर 1858 को जो एक्ट आया था उसको है जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था।
37 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इवन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो ये छत्तीसगढ़ का ऐसा राज्य है जिसका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, एक लैंडलॉक्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो भोपाल। भोपाल एक नदी के तट पर नहीं स्थित है, एक झील के तट पर स्थित है, ये भोपाल है। कानपुर गंगा, भागलपुर गंगा, आगरा है जो यमुना के। झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है। मंदार पहाड़ियां जानते हैं बांका में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झुमरी तिलैया और मंदार पहाड़ियां झारखंड हो जाएगा, क्योंकि बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है। लेकिन जो मंदार पहाड़ियां का कुछ कुछ भाग है जो बिहार के बांका जिला में भी आता है। तो अगर सिर्फ बांका पूछ देगा कि मंदार पहाड़ियां कहाँ है, तो ये बिहार में भी हो सकता है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर अभी झारखंड हो जाएगा, क्योंकि झुमरी तिलैया और मंदार पहाड़ियां दोनों पूछा है, तो ये बिहार झारखंड के बॉर्डर पे है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो नीफे का मतलब होता है निकेल और फेरस, यानी कि निकेल और आयरन। गरजने वाली चालीसा, कुध पचासा, चिखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? यानी कि जो ये 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से जो लैटिट्यूड है उसके बारे में बताया है कि कौन से गोलार्ध में है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। आप जानते हैं कि जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर से ये पीछे जाएगा 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और ये पोल की तरफ जाएगा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है, साउथ पोल में। 44 नंबर क्वेश्चन, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए, यानी कि रीजनल रूरल बैंकों के रीस्ट्रक्चर के लिए ये भंडारी समिति संबंधित है। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां है जो छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। 46 का, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिरिया का सबसे प्रसिद्ध व्याख्या क्या है? तो ये लौह एस खनन है। चिरिया कहां पे स्थित है? पश्चिम सिंहभूम में। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व है जो सबसे कम है? तो इसका आंसर शनि हो जाएगा, क्योंकि शनि ग्रह का जो घनत्व होता है 0.6, ठीक है, सॉरी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जबकि अर्थ का सबसे ज्यादा होता है। अर्थ का कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सबसे ज्यादा घनत्व होता है। ये इतना घनत्व शनि का कम होता है कि यदि पानी पे इसको रख दे तो ये पानी पे छहला जाएगा, डूबेगा नहीं। और बता दें कि शनि का उपग्रह है जो सबसे ज्यादा है, लगभग अभी 145 के आसपास है। और शनि है जो सबसे सुंदर ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह है। और शनि के चारों ओर है जो 7 रिंग बना होता है, 7 रिंग इस तरीके से बना रहता है। ठीक है, ये गैसीय आकार का होता है। ठीक है, मंगल को मार्स गैस कहते हैं, यह लाल ग्रह इसे बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। मंगल को मार्स बोलते हैं जो लाल ग्रह होता है। और पहला मिशन इसरो के द्वारा मंगलयान लॉन्च किया गया था नवंबर 2013 में। शुक्र, वेनस है। वेनस सबसे चमकीला ग्रह है और ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला प्लैनेट, पानी की उपलब्धता के कारण। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? वर्षा का जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? तो ये भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन फायदेमंद है। कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है? तो ये यूरिया है। यूरिया फर्टिलाइजर सबसे अधिक हाइग्रोस्कोपिक है। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों के ह्रास का एक वैध उदाहरण है? तो वनों की कटाई, यानी कि डिफॉरेस्टेशन। शिकार और अवैध शिकार से भी है जो वनस्पति और जीवों को हानि होता है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, यानी कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बेनाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि यहाँ पे वनस्पति और जीवों के ह्रास हो रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वां
दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये वहीदा रहमान को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर हैं, जिन्होंने 53 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है और मिल भी गया। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो ये झारखंड के सरकार ने दिया था। फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसका आंसर हो जाएगा। 53 का ए हो जाएगा। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? अब नए संसद भवन का नाम रखा गया है संविधान सदन और इसका सबसे पहला दिन कार्यवाही हुआ था 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की पेंटिंग है द स्टोरी टेलर, जो किसी भी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, प्रलय मिसाइल के बारे में जानते हैं कि यह एक स्वदेशी है और कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह स्टेटमेंट सही है कि यह एक स्वदेशी है और कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह भी स्टेटमेंट सही है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। तो भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? प्रलय है और इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट। 57 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां ये संविधान संशोधन विधेयक था, किसने पेश किया था? तो इसको पेश किया था अर्जुन मेघवाल ने, जो अभी भारत के कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी अभी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी है। ठीक है, और आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? मिलान करते हैं। वेस्टर्न लर्न किसने? ये देखिए क्वेश्चन पूछा अभी। वेस्टर्न लर्न ये चेतना मारू की पुस्तक है और ये क्वेश्चन अभी दरोगा PT 64 पोस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नोवेल जावा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये हुमा कुरैशी की पुस्तक है। नोवेल जावा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड बीगल्स इसका आंसर हो जाएगा विजय राघवन इसके लेखक है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड बीगल्स पुस्तक लेखक भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखें। 59 नंबर क्वेश्चन, डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात में। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाअधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रशांत कुमार शाही यानी कि PK शाही को जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता यानी कि नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? आपको पता है चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। भारत में बेटन कप तथा रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी में बेटन कप और रंगास्वामी कप खेला जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अला। देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? इसका आंसर उस्ताद अलाउद्दीन खान हो जाएगा। जबकि अमीर खुसरो, रविशंकर, विलायत अली खान ये तीनों है जो सितार से संबंधित है, जबकि उस्ताद अलाउद्दीन खान संबंधित नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो इसका एक और नया नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति और इसका जो जनक कहे जाते हैं भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलो को कहा जाता है, जो फ्रांस के ये अमेरिका के थे। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को यानी कि जो बायलेटरल मोनोपोली
किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो एक विक्रेता और एक क्रेता, माने कि एक जो बेचने वाला और एक खरीदने वाला हो, उसमें द्विपक्षीय एकाधिकार है जो इस बाजार स्थिति को दर्शाता है। अब देखते हैं स्वर्ण। स्वर्ण मुक्तः संबंधित किससे होता है? तो यह अंतरराष्ट्रीय बाजार से संबंधित है स्वर्ण। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो इसका आंसर जेबी सी हो जाएगा, जेबी से हो जाएगा, जेबी से होगा। जॉर्ज बर्नार्ड केन्स शायद इसका नाम है, जॉर्ज बर्नार्ड केन्स। ठीक है, बाजार का नियम आगे हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है किस पे? एक्साइज ड्यूटी तो ये वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है, वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है एक्साइज ड्यूटी। पूछ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता यानी कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका आंसर हो जाए अनुच्छेद 29, ये गलत है, इसका आंसर हो जाए आर्टिकल 16 हो जाएगा। ठीक है, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें दिया है? अनुच्छेद 21 में दिया है, आर्टिकल राइट टू लिव एंड पर्सनल डिग्निटी। धार्मिक मामले प्रबंधित करने की स्वतंत्रता किसमें है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामले प्रबंधित करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दिया गया है। भेदभाव का निषेध किसमें? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन। 72 नंबर क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसका समवर्ती सूची में यानी कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। कंकरेंट लिस्ट ये कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और टोटल 7वीं अनुसूची में 3 तरह के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 100 है, और स्टेट लिस्ट में 61 है, और 52 है जो कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि समवर्ती सूची में है। तो 100 पे कानून कौन बनाती है? 100 सब्जेक्ट पे ये बनाती है पार्लियामेंट, और 61 पे स्टेट के जो लेजिस्लेचर होते हैं वो बनाते हैं, और जो कंकरेंट लिस्ट होते हैं उसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन केंद्र की जो कानून बनाने की शक्ति है जो ऊपर होती है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? तो इसका 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में ये आया था, और इसको है जो दल बदल कानून विरोधी के रूप में माना जाता है, और यह 10वां शेड्यूल में दिया गया, 10वां अनुसूची में संविधान के दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33 से 34, यानी कि कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 33-34 याद रखेगा, आर्टिकल 33 और 34 याद रखेगा, ये आर्मी से रिलेटेड है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। 75 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? तो ये पंचायत वाला है जो 11वां अनुसूची में। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? तो संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है कि संसद सदस्यों यानी कि जो पार्लियामेंट्री होती है, पार्लियामेंट्रियन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो दूसरे गांवों को है जो गोद लेते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का यही उद्देश्य है। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ग्राम सभा का पूछ रहा है, ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाए 21 वर्ष। आपको और भी 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक। आपको और बता दें कि 25 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गवर्नर बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए कम से कम 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और 21 वर्ष माने कि आप अगर यदि आप पंचायत में मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच कुछ भी बनना चाहते हैं तो आपका कम से कम उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है?
तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है या फिर सही दिया हुआ है, कौन सा पूछ रहा है। यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, तो ये सही बात है। आर्टिकल 15 है जो धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है, यानी कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, नहीं, यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान नहीं करता है, क्योंकि भारत सरकार का कोई भी एक अपना धर्म नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। और यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देती है, यानी कि राइट टू, माने कि कोई भी अपना है जो रिलीजन को अपना सकते हैं, ठीक है। ये देता है, कोई भी भारतीय संविधान देता है कि यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। यह भी आंसर सही है, तो इसका स्टेटमेंट बस ऑप्शन बी है जो गलत हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। जब परित्याग कर ही दिया तो खो देगा, जाहिर सी बात है, सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, जब दूसरे देश का आप हो ही गए तो भारत में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी नागरिकता खो देंगे जब स्वेच्छा से आप किसी अन्य देश की नागरिकता को एक्सेप्ट करते हैं। तो किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो ऐसा नहीं है कि अगर ये अपनी नागरिकता भी खो देगा, ये गलत है। सरकार की आलोचना करता है तो ये जरूरी नहीं सरकार उस पर जांच कर देगा, अगर वैलिड आर्गुमेंट है, वैलिड क्रिटिसिज्म है तो सरकार उसकी नागरिकता को रद्द नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा होगा तो फिर जब वो जाएगा कहाँ, जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर 1 और 2 है, जो भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1 और 2 है जो इसमें सही है। आगे हम एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम 80 क्वेश्चन जीएस का करने जा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन पूरे कंप्लीट, जो जितना 80 क्वेश्चन देखे हैं सारा का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एडिटोरिया के द्वारा दिया गया है बुक में, उसको भी हम देखेंगे। ज़्यादातर यूट्यूबर क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो ये बस 80 क्वेश्चन करके अपना व्यू कमाने के लिए आगे इतना तक छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको पूरे के पूरे कंप्लीट वीडियो एनालिसिस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहें, और चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में से जरूर शेयर करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन से। मौर्यकालीन कला को 2 भागों में विभाजित किया गया, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में राजरक्षकों या दरबारियों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया है, जैसे कि स्तंभ, गुहा, स्तूप। गुहा का मतलब गुफा, समझ सकते हैं। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि या खांचे में डालकर किया जाता है। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण किसमें? चिपकवा विधि या खांचे में डालकर किया जाता है। अगला देखते हैं। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, यानी कि हाफ यानी सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी कहा है किसको? हड़प्पा को, स्टुअर्ट पिगट ने। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या है? त्रिभुजाकार है। तीसरा का देखते हैं क्वेश्चन। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। पूछ देगा क्वेश्चन कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया। राजराज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र पंचम को भागाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। वहां के राजा महेंद्र पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया था। किसने? राजाराज प्रथम ने। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। और चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। आगे देखते हैं।
गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश में, बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। बराबर की गुफा बिहार गया में है, जिसे लोमस ऋषि गुफा कहते हैं। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, यह महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है भीमबेटका। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से एक्सप्लेन दिया है। तीसरी बौद्ध संगीति की आप देख सकते हैं कि यदि आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं किसी भी वीडियो, किसी भी टेस्ट सीरीज का और किसी भी प्रैक्टिस सेट का, तो आप समझिए कि खाली सिर्फ क्वेश्चन से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप कंप्लीट रूप से देखें, या फाइनल अंतिम रूप से रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तीसरी बौद्ध संगीति की तारीख क्या है, तो 250 BC थी। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। इसका आयोजन मोगलीपुत्र तीसरा ने अशोक के शासनकाल में किया था। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ पे, राजगिरी में हुआ था। अजात शत्रु इसके उस समय शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, और कालाशोक उस समय शासक था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ और पाटलिपुत्रा में हुआ था, और अशोक उस समय शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में हुआ, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी BC में, और एडी में हुआ, फर्स्ट सेंचुरी एडी में, और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसका जो कौन सा उस समय शासक था, एक कनिष्क था। तो इसको याद रखने के लिए क्या है, RVPK, इसको याद रखें RVPK, और इसको AK, ठीक है, इसको AK याद रखिएगा। और इसको तो R से हो गया राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलवन कश्मीर। एक से हो गया अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज होते होंगे आप। अब पानीपत युद्ध के समय, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध एवं तोपखाने पद्धति का प्रयोग किया था। पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कौन सा पद्धति का है जो यूज किया था अपने युद्ध में, तो तुगलमा युद्ध पद्धति और तोपखाना पद्धति का उपयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज था, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। कौन, उस्ताद अली और मुस्तफा। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से 1236 तक था। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, इसलिए इल्तुतमिश को बोला जाता है दासों का दास, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही दास था किसका, मोहम्मद गोरी का था। इल्तुतमिश प्रथम इलवारी तुर्क शासक था तथा दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद को स्वीकृत गौर के किसी शासक से नहीं, बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के अवशेषों पर स्थापित हुआ था, यानी कि पल्लव के बाद है जो चोल बना था 9वीं शताब्दी में। इस वंश का संस्थापक था विजयालय, जिसका कार्यकाल था 850 से लेकर 870 था, जिसने राजधानी कहाँ थी, तंजावुर थी। तंजावुर या इसे थंजावुर कहते हैं, जहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल या राजराजेश्वर टेम्पल भी है, जिसे राजराज प्रथम ने बनाया था। और यह शिव की मंदिर है। राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, यह शिव की मंदिर है। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/9 भाग हुआ करता था, यानी कि जो राजा को प्रदान करना होता था, जैसे 9 भाग, यदि अपने 90 kg उत्पन्न किया तो उसका 1/9 भाग, यानी कि 1/9 10 kg है जो आपको देना पड़ेगा राजा को। चोल काल में कंजलू सोने के सिक्के थे। कंजलू है जो सोने के सिक्के थे। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि कंजलू क्या था, तो यह सोने का सिक्का था चोल काल में। कंजलू को याद रखें, यूपीएससी पीटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कालीन जो नटराज प्रतिमा होता है उसको चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूट वंश के करवाया था। अगला है, पूर्व गुप्त काल में सातवाहनों ने शीशे और पोटीन यानी कि लीड एंड पोटीन के भी सिक्के ढलवाए थे। ये सिक्के आमजन के यानी कि लोगों के आर्थिक लेन देन में अधिक उपयुक्त थे। शीशे और पोटीन, लेड एंड पोटीन,
किसने किया था? सातवाहनों ने। सातवाहनों ने ही सबसे पहले है जो ब्राह्मणों को जमीन है जो दान देने की प्रथा स्टार्ट करी थी, इसको याद रखिएगा। और सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे सिमुक थे। गुरु अंगद 1539 से 52 तक रहे और ये सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था, लहना। इन्होंने गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था, तो गुरु लंगर व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? गुरु नानक ने। उसको है जो स्थायी बना दिया, यानी कि परमानेंट लंगर व्यवस्था को बना दिया, जो अभी तक लंगर व्यवस्था चलता है। अब देखते हैं गुरुद्वारा में है जो लंगर की सिस्टम चलता है, यानी कि खाना आपको खिलाया जाता है फ्री में। गुरु रामदास ने हिंदुओं से अलग होने वाली कई कार्य किए। गुरु रामदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को नानक की आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल में कुली विशेषाधिकार वाले वर्ग बहुत ही प्रभावशाली रहा, यानी कुलीन यानी कि जो वंशधारी थे, यानी कि राजा लोग थे, वो बहुत ही प्रभावशाली थे प्राचीन काल और मध्यकाल में। कुलीन विशेषाधिकार वर्गों के बाद शिक्षित उदार मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद का धरोहर बना। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी शिक्षित उदार मध्यम वर्ग का प्रारंभिक समय से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई। 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था था, यानी कि जो मोनार्की था, मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र था। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस है जो आजाद हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। और ये वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो क्या था? वहां के फिलोसफर था, दार्शनिक था। और ये क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा पीटी 1275 पोस्ट में पूछा गया था, इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे थी, लिब्रे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिब्रे था। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। जो माप तौल के आप देखते होंगे मेजरमेंट का सिस्टम है, दशमलव प्रणाली, वह फ्रांस की देन है। तृतीय बौद्ध सभा मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहां पे? पाटलिपुत्र में। इस सभा का सभापतित्व था मोगलीपुत्र तीस द्वारा की गई। इसी सभा में कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया, जो अभिधम पिटक के अंतर्गत आता है। तो आप जानते हैं 3 पिटक होते हैं। त्रिपिटक किसमें होते हैं? बौद्ध धर्म का है। कथा वस्तु पूछ देगा किसका है, तो ये बौद्ध ग्रंथ है कथा वस्तु। अभिधम पिटक, धम पिटक और विनय पिटक, ये तीनों है जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। और 4 आर्य सत्य पूछ देगा कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से हैं, तो ये बौद्ध धर्म से है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ। और इसमें ये कहां पे? ग्वालियर टैंक, बॉम्बे में इसका पहला दिन 8 अगस्त को हुआ। और उसी रात, इसी मतलब कि भाषण में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो का। 8 अगस्त की रात को ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा, इंडो ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा है जो जितने सारे जो मुख्य कार्यकारी नेता थे उनको है जो गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे कि बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कर लिया गया। आगा खान पैलेस पुणे में महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया, यानी कि नजरबंद कर दिया गया। और बहुत सारे नेताओं को है जो मुख्य नेता थे उसको है जो नजरबंद कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और लेकिन छोटे से लेवल पे जो कार्य कर रहे थे, छोटे से लेवल के, जैसे कि राजा राम मनोहर लोहिया और भी जैसे नीचे लेवल के जयप्रकाश नारायण, उसी समय आजाद दस्ता का गठन किया। तो उसने है जो आगे मुख्य धारा में है जो मूवमेंट को लीड किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं गांधी जी ने जेल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के सहयोग से बनाया था। इस प्रस्ताव का आलेख है जो स्वयं गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने किया था, तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का समर्थन किया था, विरोध, मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था, विरोध किया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में साथ नहीं दिया था। इसको बस याद रखें।
कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद था। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने लिखा है अल हिलाल लिखा है, और उन्हीं के जयंती पे है जो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। और 1940 में रामगढ़ कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष भी थे, और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के सबसे ज्यादा दिन तक अध्यक्ष रहे थे। मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। और ध्यान रहे कि जो एबीपी, आप न्यूज जानते हैं, एबीपी ने रात भर में अपने जो लोकल लैंग्वेज था उससे है जो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अमृत बाजार पत्रिका, तत्व एक्स की आवर्त सारणी में स्थिति तीसरे आवर्त के अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8, मानी कि 2 8 10 8 18 है जो, जिसके अंत में 8 आता है वो है जो अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तत्व का परमाणु संख्या 18-3, यह जो 15 इसलिए आंसर हो जाएगा 18-3 15। परमाणु देखिए 2 8 10 8 18, ठीक है, 18-3 15। परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व फास्फोरस है। इसका द्रव्यमान कितना है? फास्फोरस का पूछ देगा द्रव्यमान कितना है, और पूछा भी क्वेश्चन है तो 31 हो जाएगा। 15 का ये फास्फोरस का कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। परमाणु संख्या कितना है? फास्फोरस का 15 है। आगे देखते हैं कि देखिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, इमेज कैसे बनता है कन्वेक्स लेंस के द्वारा। यदि कि वस्तु की स्थिति है जो इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है, और प्रतिबिंब की स्थिति कब बनेगी? तो F2 पे बनेगी, यानी कि F1 और F2 क्या है? फोकस पॉइंट है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, यानी कि कैसे नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा? तो वास्तविक बहुत छोटा और वास्तविक रहेगा, बहुत छोटा रहेगा और उल्टा रहेगा, यानी कि डिमिनिश्ड रहेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड रहेगा। वेरी डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा होना। 2F1 से परे यदि वस्तु की स्थिति हो, यानी जो फोकल पॉइंट सेकंड है F1 F2, उसके पहले भी उसके और पीछे हो, तो F2 और F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में है जो प्रतिबिंब बनेगा, और यह रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल रहेगा, यानी कि वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। और जब 2F1 पर, यानी कि फोकल पॉइंट 2 पे रखा जाएगा, तो 2F1 पर रखा जाए तो 2F2 पर इमेज बनेगा, और यह वास्तविक, बराबर और उल्टा बनेगा। एनसीईआरटी में ऐसा इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो दिया गया है, आप एनसीईआरटी बुक में इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे बनता है। आगे देखते हैं। और जब 2F1 और F1 के बीच में रखा जाएगा वस्तु का, तो उसका इमेज होगा 2F2 से परे बनेगा, और वास्तविक और बड़ा उल्टा हो जाएगा, बड़ा उल्टा वास्तविक हो जाएगा। F1 पर यदि वस्तु को रखा जाए तो इसका इमेज है जो अनंत पे बनेगा और वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा उल्टा बनेगा। और O और F1 के बीच में रखा जाएगा तो लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु है उसी ओर इमेज बनेगा, और यह आभासी रहेगा, सीधा रहेगा, आवर्धित रहेगा, यानी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जनरेटर क्या करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर यह विद्युत जनरेटर है जो आधारित है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आप सिंपल से याद रखिए कि डायनामो या विद्युत मोटर, डायनामो क्या करता है? डायनामो करता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, यानी कि यांत्रिक को इलेक्ट्रिकल में एमी करता है, ठीक है। और यह विद्युत जनरेटर भी वही काम करता है जो डायनामो करता है। जनरेटर देखिए यांत्रिक को एमी करता है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर पूछ दे तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? ईएम करता है, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल करता है, यानी कि उल्टा कर देता है, ठीक है। इसको याद रखें, डायनामो क्या करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल करेगा, ये मोटर करेगा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, और जनरेटर क्या करेगा? सेम जो डायनामो करता है वही विद्युत जनरेटर करेगा। ईथर का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? ROR होता है। ROR होता है ईथर का संरचनात्मक सूत्र, इसको याद रखें।
ईथर का उपयोग है जो निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ईथर का उपयोग किसमें? निश्चेतक के रूप में, यानी कि आपको बेहोश करने के रूप में किया जाता है ईथर का उपयोग। ऑक्जेलिक एसिड, रंजक बनाने में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। रंजक बनाने में यह अत्यंत विषैला गैस होता है, अत्यंत विषैला अम्ल होता है। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। अम्ल, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप अनिल पढ़े होंगे, अनिल, ठीक है। अनिल से क्या होता है? नीला को लाल करता है। जो नीला को लाल कर देता है वो अनिल यानी कि अम्ल हो गया, ठीक है। और जो लाल को नीला करता है वो एसिड, बेसिक हो गया, बेस हो गया, क्षार हो गया। क्षार क्या करता है? क्षार लिटमस पत्र यह नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। इससे इसकी पहचान होती है कि एसिड है या बेस है, यानी कि लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से। 21 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन है जो रंगहीन ठोस, द्रव और गैस के रूप में मौजूद होता है नाइट्रोजन। इसकी खोज किया था डेनियल रदरफोर्ड ने, नाइट्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन जो वर्तमान में वायुमंडल में कितना है? 78% उपलब्ध है। कैडमियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 48 होता है। कैडमियम का परमाणु संख्या ध्यान रहे ये 48 होता है। और कैडमियम की कमी से जो डिजीज होता है, कैडमियम के, जैसे पानी में कैडमियम घुल जाता है उसके कारण से ये रोग होता है, इटाई नामक है जो एक रोग होता है कैडमियम के कमी से। या कैडमियम की अधिकता जान सकते हैं, उसकी कमी से क्या, उसकी अधिकता से क्या होता है जो इटाई बीमारी होता है। चीनी चारकोल, सुगर चारकोल अमॉर्फस कार्बन का शुद्धतम रूप है। सुगर चारकोल अमॉर्फस कार्बन का शुद्धतम रूप किसका है? तो ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। यह हवा की अनुपस्थिति में गन्ना, चीनी या ग्लूकोज को गर्म करके तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन अभिक्रिया। विकृत गंधित का कारण वायवीय ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। विकृत गंधित का कारण वायवीय ऑक्सीकरण होता है। पानी तथा पनीर खुला रखने पर गंध देने लगते हैं, यह विकृत गंधित का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। NH3 प्लस HCl क्या होता है? NH4Cl होता है। 24 का देखते हैं, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का जो केमिकल नेम होता है वो सुक्रोज होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, जबकि ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6 होता है। गन्ने की शर्करा यानी कि चीनी को सुक्रोज कहा जाता है। गन्ने की शर्करा जो होता है, गन्ने में जो आप अगर गन्ना खाते होंगे तो उसमें है जो चीनी जो मीठा लगता है उसमें क्या होता है? सुक्रोज होता है, क्योंकि यह गन्ने से प्राप्त होती है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। टेबल शुगर किसको कहा जाता है? सुक्रोज को। यह मूलतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना एक अनअपचयी डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना एक अनअपचयी डाइसेक्राइड है। क्या? देखिए एक बार और देख लें, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। गन्ने की शर्करा चीनी को सुक्रोज कहा जाता है क्योंकि यह गन्ने से प्राप्त होती है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। टेबल सॉल्ट अगर पूछ दे तो NaCl को, सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट कहा जाता है, टेबल शुगर कहा जाता है सुक्रोज को। यह मूलतः जो सुक्रोज है मूलतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हो एक अनअपचयी डाइसेक्राइड है। आगे देखते हैं, रोगाणुरोधी सूक्ष्म जीवों को मारती है या उनकी वृद्धि को करने से रोकती है। अमोनिया क्लोराइड का बनना NH3 प्लस HCl क्या होता है? NH4Cl। NH3 प्लस HCl क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है और ये परवल अम्ल बनाता है NH4Cl। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड क्या होता है? परवल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाता है, यानी कि परवल अम्ल और दुर्बल क्षार का ये लवण है। कौन सा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है और इसका केमिकल नेम है क्या? रेटिनॉल है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी। विटामिन सी से होता है स्कर्बी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है जिसमें खून की कमी हो जाता है। और देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, जिसके उदाहरण भेड़ डॉली, भैंस गरिमा। अभी हाल ही में भेड़ डॉली का जो आविष्कार किए थे उनका अभी निधन हो गया, तो भेड़ डॉली से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। पूछ देगा कि सबसे पहला किसका, कौन सा जानवर का क्लोन तैयार किया गया था? तो भेड़ डॉली, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। ये आपको एनसीईआरटी के इमेज दिया रहेगा, उसमें एनसीईआरटी साइंस में 9th या 10th में दोनों में रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा अच्छा से।
अनंत पर वस्तु की स्थिति फोकस पर बनती है। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पे हो यानी कि इन्फिनिटी पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये फोकस पे बनेगा और यह बहुत छोटा और उल्टा और वास्तविक होगा। वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में इमेज है जो फॉर्मेट होगा और छोटा, उल्टा और वास्तविक होगा। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, यानी कि सी पे रखेगा तो सी पे ही बनेगा और यह बराबर, उल्टा और वास्तविक बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनेगी और यह बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगी। यदि फोकस पे रखा जाए तो अनंत पे है जो इमेज बनेगा और बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। हम देख रहे हैं उत्तल लेंस के बारे में, यानी कि कन्वेक्स लेंस पे यदि इमेज का फॉर्मेशन, कन्वेक्स मिरर पे फोकस तथा ध्रुव के बीच यानी कि दर्पण के पीछे इस पे बनेगा इमेज और बड़ा, सधा एवं आभासी यानी कि इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो आगे देखते हैं। एक याक्टो बराबर क्या होता है, 10 पर पावर -24 होता है। एक जेप्टो बराबर 10 पर पावर -21 होता है। एक एटो बराबर, एटो मैंने 18, 10 पर पावर -18। फेमटो में पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है एक फेमटो में क्या होता है, 10 पर पावर -15। एक पीको भी पूछता है, 10 पर पावर -12। एक नैनो 10 पर पावर -9, कई बार पूछा है। एक योटो 10 पर पावर 24। एक योटा, देखिए एक योक्टो बराबर 10 पर -24, एक योटा बराबर 10 पर 24। इसी का है जो प्लस में है, इसका माइनस में है। ठीक है, एक जेप्टो बराबर होता है 10 पर -21, एक जेटा बराबर 10 पर पावर 21 होता है। एक एटो बराबर 10 पर -18, एक एक्सा बराबर 10 पर 18 होता है। एक फेमटो बराबर 10 पर -15, एक पेटा बराबर 10 पर 15 होता है। एक पिको बराबर 10 पर -12 और एक टेरा बराबर होता है 10 पर 12 होता है। एक नैनो बराबर होता है 10 पर -9 और एक गीगा बराबर होता है 10 पर 9 होता है। इस तरीके से इसको याद रखें। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर है जो आवृत्ति है जो बदलती है, फ्रीक्वेंसी है जो चेंज होती है। आपने आगे एक्सप्लेनेशन में देखा था। देखिए बैरोमीटर की ऊंचाई और मौसम का संबंध इस तरीके से दिया गया है कि बैरोमीटर की ऊंचाई प्रभाव क्या होगा, अचानक जब गिरने लगेगा, एकदम सडन फॉल आ जाएगा तो उसमें संभावित चक्रवात के संकेत रहेगा कि साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है। जब धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश की संभावना होगी, कि धीरे धीरे बारिश की संभावना को बताता है, यानी कि ग्रेजुअली फॉल करेगा। जब धीरे धीरे उठेगा मैंने ग्रेजुअली राइज करेगा, मैंने गिरेगा नीचे तो सिंपल याद रखेगा, डायरेक्ट गिरेगा तो तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश, और ऊपर धीरे धीरे उठेगा तो सूखा या संकेत या शुष्क मौसम दिखाई देगा, और अचानक से उठ जाएगा तो अत्यधिक सूखा का संकेत है, यानी कि अत्यंत सूखा शुष्क मौसम दिखाई पड़ेगा बैरोमीटर में। और ये टोरिसेली इसका आविष्कार किए थे। मेढक का द्विपद यानी कि बाइनोमियल नाम राना टिग्रीना है, राना टिग्रीना। आधुनिक वर्गीकरण यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के जनक कौन है, कार्ल लिनियस है, जिन्होंने द्विपद नामकरण की औपचारिकता रूप दिया था। इसके तहत किसी भी जीवित जीव का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश नाम यानी कि जेनरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम यानी कि स्पेसीज नेम होता है। जैसे कि होमो सेपियंस, तो पहला नाम क्या है तो उसका वंश नाम यानी कि होमो क्या है, उसका जेनरिक नेम है होमो, और उसका जो वंश नेम है वो सेपियंस है। जैसे कि मैंगिफेरा इंडिका जो आम का है, राना टिग्रीना मेढक का है, होमो सेपियंस मानव का है। वे रोग जो मनुष्यों और जानवरों में जैविक कर्मकों यानी कि एजेंट्स के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में संचरित होते हैं, संचारी रोग जिसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। संचारी रोग का सबसे आम वाहक हो जाता है, जो आम वाहक होता है वो क्या होता है, डोमेस्टिक फ्लाई होता है, यानी कि घरेलू मक्खी होता है। और आपको बता दें कि जो सैंड फ्लाई होता है, सैंड फ्लाई यानी बलुई मक्खी, जिसके काटने से क्या होता है, कालाजार होता है। जो अपने पैरों पर, और यहाँ बोल रहा है घरेलू मक्खी जो अपने पैरों पर और शरीर के बालों पर रोग वहन करती है। उदाहरण की जैसे देखते हैं इन्फ्लुएंजा, इबोला, कोविड-19 आदि, ये सब है जो कम्युनिकेबल डिजीज है। वायवीय, जलीय और स्थलीय वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, अरस्तु थे। आर.एच. व्हिटकर ने प्राणियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था, यानी कि जो 5 किंगडम एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ इन 5 किंगडम किसने दिया था, 5 किंगडम ऑफ एनिमल किसने दिया, क्लासिफाई किया था, आर.एच. व्हिटकर ने। इसको याद रखिए। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने
महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा, जिसके अनुसार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय है किसको जाता है? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी याद रखिए। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपाह सलार था। उसने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था और खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। वह बंगाल के खलजी वंश के संस्थापक था, जिसने बंगाल पर 1203 से 1227 ईस्वी तक एक छोटी अवधि के लिए शासन भी किया था। इसको याद रखिएगा। पूछा है कि आधिकारिक रूप से बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बीपीएससी पीटी कई बार इसको पूछा भी है। बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल से लगती है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड से लगती है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या हो चुकी है 10,40,99,452 थी और अभी 13.07 है, जो 13.07 करोड़ है, जो जातीय जनगणना में अभी जो हुआ उसमें जनसंख्या कितना दिखाया गया? 13.07 करोड़ बिहार की जनसंख्या। छत्तीसगढ़ एक भारतीय राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इस राज्य का गठन है 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बना था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य उत्तर में उत्तर प्रदेश है, इसके उत्तर पश्चिम में है मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में है झारखंड और पूर्व में ओडिशा और दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य से यह घिरा हुआ है छत्तीसगढ़। आपको इस तरीके से मिलान करने के बॉर्डर शेयरिंग पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ से कौन शेयर नहीं करता है, तो बिहार है जो शेयर नहीं करता है। कौन करता है? तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड करता है, पूर्व में ओडिशा करता है, दक्षिण में तेलंगाना करता है और पश्चिम में महाराष्ट्र करता है। आंध्र प्रदेश भी छत्तीसगढ़ से बॉर्डर टच नहीं करता है, इसको ध्यान रखें। भोपाल शहर जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यह किसी नदी के तट पर स्थित नदी नहीं है, जबकि यहाँ कई छोटे बड़े ताल है, जैसे भोजताल है, जिस कारण से इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? भोपाल को। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तथा भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी कहाँ है? भोपाल ही है। भोपाल है जो मध्य प्रदेश का मतलब कि प्रशासनिक मुख्यालय है। आगरा है जो यमुना नदी पे, भागलपुर गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन कहाँ पे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो मध्य प्रदेश में ही है। झुमरी तिलैया भारत के झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। दामोदर नदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए तिलैया डैम, तिलैया बांध के कारण इसका नाम है जो झुमरी तिलैया पड़ा है। और तिलैया बांध याद रखिएगा कौन सी नदी पे बना है? तो ये बराकर नदी पे बना है। ठीक है, बराकर नदी पे तिलैया बांध बना है, जो दामोदर नदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ को रोकने के लिए बनाया गया है तिलैया बांध। मंदार पहाड़ियां बिहार राज्य के बांका जिले के बौंसी गांव में स्थित है। मंदार पहाड़ियां है बिहार राज्य के बांका जिले के बौंसी गांव में। मंदार पहाड़ी बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित है और ये मंदार पहाड़ी की पर्वत की ऊंचाई है कितना? तो लगभग 700 से 750 फुट है। यह पहाड़ी क्षेत्र भागलपुर से 30 से 35 मील की दूरी पर स्थित है। आगे देखते हैं कि पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें मानी गई है। भूपटल या भूपरपट्टी, जिसे क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये किसका बना होता है? सियाल का, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है क्रस्ट, यानी कि भूपटल या भूपरपट्टी बोलते हैं। मेंटल होता है, मेंटल सेकंड पार्ट होता है, जैसे कि एक जमीन का ये टुकड़ा है मान लीजिए, तो यहाँ पे शुरू में रहेगा कुछ ही, ये भूपटल रहेगा और उसके बाद मेंटल आएगा, उसके बाद बीच में जो कोर रहेगा, कोर आएगा। ठीक है, कोर या निफे रहेगा, जिसे कोर या निफे कहते हैं। यह निकल और जो आयरन का बना होता है कोर। भूपटल या भूपरपट्टी पृथ्वी का वह बाहरी परत जिस पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है, उसे भूपटल कहा जाता है। भूपटल की रचना सियाल से हुई है। किससे हुई है? सियाल से हुई है। सीमा, इसकी निचली परत बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई सीमा का सीमा। यह परत की सीमा यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है, जो सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित होती है। कोर या नीफे, यह सीमा के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है, निकेल और आयरन के रूप में। निकेल तथा लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम है निफे, यानी कि निकेल प्लस आयरन रखा गया है। गरजता चालीसा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवन यानी कि वेस्टर्लीज विंड है। ठीक है, इसी प्रकार प्रचंड 50 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य चलने वाली पछुआ पवन है और चिखता 60 डिग्री पर चलने वाली पछुआ पवन है।
आप देख सकते हैं कि ये जो 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर से उधर दक्षिण की ओर है, क्योंकि इधर नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे नॉर्थ में आप देखेंगे कि यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, सारे महाद्वीप आते हैं, तो इसलिए 40 डिग्री 60 डिग्री इधर तो आएगा नहीं, जो होगा जो उधर पश्चिम दक्षिण की ओर होगा। तो यहाँ पे और साइक्लोन ये सब जो 50 ये सब प्रचंड 50 चिकता 60 ये सब पछुआ पवन कहाँ बहेगी, तो ये समुद्र में ही बहेगी। तो इसका आंसर सीधे साउथ पोल में ही रहेगा, साउथ हेमिस्फीयर में रहेगा। 44 का देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, जो इसका संबंध किसका था, ये पूछा था भंडारी समिति का संबंध पूछा था। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित था। जनसंख्या नीति से संबंधित था स्वामीनाथन समिति। जनसंख्या नीति, स्वामीनाथन समिति। प्रतिभूति घोटाला यानी कि सिक्योरिटी जो घोटाला हुआ था वो जानकी रमन समिति के अनुशंसा पे इसकी जांच की गई थी। जानकी रमन समिति इसके अध्यक्ष थे। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रेखी समिति इससे संबंधित है। रेखी समिति किससे संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। सरकारीय समिति, केंद्र राज्य संबंध। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से संबंधित है। रंगराजन समिति है जो भुगतान संतुलन यानी कि पेमेंट बैलेंस से संबंधित है। पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित है रंगराजन समिति। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है, कर सुधार से, टैक्स रिफॉर्म से। एक बार और देख लेते हैं, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, तो ये जनसंख्या नीति संबंधित है। जानकी रमन समिति है जो प्रतिभूति घोटाला यानी सिक्योरिटीज का जो घोटाला हुआ था उससे संबंधित है, जानकी रमन समिति। रेखीय समिति है जो अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से रेखीय समिति संबंधित है। और सरकारीय समिति है संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। और यह 1983 में सरकारीय समिति है का निर्माण हुआ था और यह 1983 में निर्माण हुआ। 1987 में इसने रिपोर्ट अपना पेश किया था। उसी तरीके से पुंची जो समिति है, पुंची समिति, यह भी है जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशन से। महालनोबिस समिति क्या है, ये राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम से संबंधित है महालनोबिस समिति। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना था 1956 से 61, जिसमें कि हैवी इंडस्ट्री यानी कि जो उद्योग का जो भारी उद्योग को दर्जा दिया गया था उसको फोकस में रखा गया था 56 से 61 में। उस समय महालनोबिस मॉडल ही अपनाया गया था। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित है। राजा चलैया समिति एक कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। मल्होत्रा समिति आपने पढ़ा होगा, यह इंश्योरेंस सेक्टर यानी कि बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है मल्होत्रा समिति। खुसरो समिति का संबंध है कृषि शाख यानी कि जो एग्रीकल्चरल ब्रांच है उससे संबंधित है खुसरो समिति। गोईपोरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा सुधार यानी कि बैंकिंग सर्विस रिफॉर्म से संबंधित है गोईपोरिया कमेटी। नरसिम्हन समिति से संबंधित है वित्तीय बैंकिंग सुधार यानी कि जो फाइनेंशियल या बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित कौन है, तो नरसिम्हम समिति है। भंडारी समिति का संबंध किससे है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना यानी कि रीस्ट्रक्चराइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक किससे संबंधित है, भंडारी समिति। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। खुसरो समिति कृषि शाख। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार। नरसिम्हम समिति वित्तीय या बैंकिंग सुधार। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित भंडारी समिति है। और पूछ देगा गोस्वामी समिति किससे है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी किससे संबंधित है, तो उसका भी याद रखेगा वो इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है यानी कि चुनावी सुधार से संबंधित है। गुप्ता कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी या ये गोस्वामी कमेटी। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर के पठार से मिलती है। यह पठार झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार है जो खनिज पदार्थों में बेहद है जो समृद्ध है। और ध्यान रहे जो अमरकंटक पहाड़ियां से कौन कौन नदी निकलती है, तो दामोदर निकलती है। ठीक है, दामोदर तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, लेकिन दामोदर नदी को और भी है जो बायो डेजर्ट बोला जाता है कि जैव मरुस्थल बोला जाता है। दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, जैव मरुस्थल बोला जाता है। और भी याद रखें कि अमरकंटक से नर्मदा, ताप्ती, सोन नदियां निकलती है। अमरकंटक से सोन है जो गंगा नदी में मिल जाती है, और नर्मदा और ताप्ती है जो कहाँ पे गिरती है, नर्मदा और ताप्ती ये मध्य प्रदेश से होकर के जाकर गिरती है कहाँ, अरब की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में, यानी कि वेस्टर्लीज है, यानी कि वेस्ट की तरफ बहती है ये नर्मदा और ताप्ती। और एक रिफ्ट वैली यानी कि दर्रों के बीच से ये नदियां बहती है, नर्मदा और ताप्ती। लौह अयस्क खनन देखते हैं। झारखंड का अधिकांश लौह अयस्क है जो सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पे, जो जितना भी झारखंड का अधिकांश जो लौह अयस्क है, आयरन ओर है, वो सिंहभूम जिला में स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया
लौह अयस्क है जो खनन के लिए, लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है चिड़िया, इसको याद रखिएगा। शनि ग्रह का घनत्व है जो सबसे कम होता है, जबकि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, पृथ्वी ग्रह का। और इसको हमने बताया था कि 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जो कितना होता है इसका घनत्व। अब जानते हैं घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको छोटे फॉर्मेट में देख सकते हैं, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है शनि ग्रह का घनत्व। और जब सबसे ज्यादा किसका होता है, पृथ्वी का होता है, कितना, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत जल स्तर में सुधार वर्षा जल के संग्रहण, भंडारण, संवहन और शुद्धिकरण द्वारा वर्षा जल के संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सरल प्रक्रिया या तकनीक है। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए और भविष्य की जरूरतों के लिए भी वर्षा जल को टैंकों में इकट्ठा करने और संग्रहित करने की एक विधि है। बारिश गटर में इकट्ठा होगी जो पानी को डाउन स्पॉट में और फिर किसी प्रकार के भंडारण पोत में प्रवाहित करती है। आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह डिस्कशन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन से आपका सोल्यूशन मिल जा रहा होगा। और यदि मेरा वीडियो काफ़ी आपको पसंद आ रहा होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही हम टोटल 15 सेट इसका और कोई भी जो एग्जाम ज्ञान बिंदु है या फिर रुक्मणी प्लेटफॉर्म का, उसका भी हम डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। उर्वरक एक रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ है जिसे उर्वरता बढ़ाने के लिए मिट्टी या भूमि में जोड़ा जाता है, जो फर्टिलाइजर का काम है। सभी उर्वरक कम या ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। वो एक विशिष्ट आर्द्रता या एक निश्चित जल वाष्प दबाव पर नमी को अवशोषित करना शुरू करते हैं। दो घटक का मिश्रण अपने स्वयं को घटकों की तुलना में अधिक हाइग्रोस्कोपिक हो सकता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। आगे देखते हैं। यह कृषि, परिवहन और ऐसी अन्य उद्देश्यों के लिए पेड़ों को काटने की प्रक्रिया है। क्या, डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई के कारण वनस्पतियों और जीवों का ह्रास होता है। जल विद्युत बांध बनाने जैसी बड़े पैमानों की विकास परियोजनाओं से भी जलीय परिस्थितियां तंत्र में बदलाव आती है। बड़े पैमाने पर विकासात्मक परियोजनाओं में भूमि की आवश्यकता के लिए पेड़ों को काटने की भी आवश्यकता होती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 देने की घोषणा की है और इसने प्रोवाइड दे भी दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। वहीदा रहमान को प्यासा, सीआईडी, गाइड, कागज के फूल, खामोशी और त्रिशूल जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 आशा पारेख को दिया गया था। आशा पारेख को दिया गया था 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। और 53वां किसको दिया गया, वहीदा रहमान को। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेज में शामिल करने तथा 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी जारी करता है, की प्रबंध निदेशक है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने हाल ही में कहा कि भारत है जो विश्व अर्थव्यवस्था में एक सापेक्ष उज्जवल स्थान बना हुआ है और यह अकेले 2023 में वैश्विक विकास में 15% का योगदान देगा। कितना, 15% का योगदान देगा पूरे ग्लोबल डेवलपमेंट में। 19 सितंबर 2023, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन किया गया। नए संसद भवन में प्रथम कार्यवाही 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन संसद के विशेष सत्र में शुरू किया गया था और अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो संविधान सदन। और कर्तव्य पथ रखा गया है, राष्ट्रपति जो पथ था उसको कर्तव्य पथ नाम रखा गया है। और नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सांसद और राज्यसभा में 384 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था होगी। तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं 888 प्लस 384 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ के देख लीजिए। 1272 टोटल ये पूछा गया। अभी बीपीएससी टीचर का पहला वाला एग्जाम हुआ, उसमें डायरेक्ट पूछा था कि कितने सदस्य है जो नए संसद भवन में बैठेंगे, तो उसके बैठने की व्यवस्था है 1272 का। 888 प्लस 384 कि भविष्य में आगे इसकी संख्या बढ़े या घटे उस तरीके से, और
भविष्य को देखते हुए बनाया गया है। और भी जैसे कि एक साथ अगर जो नए संसद लोकसभा में अगर ज्वाइंट सीटिंग होता है तो उसमें दोनों है जो एक साथ बैठ जाते हैं, जिस कारण से बहुत ज़्यादा संख्या में सीट बनाया गया है 1272। मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल की कृति है द स्टोरी टेलर। यह वैश्विक नीलामी में यानी कि ग्लोबल ऑक्शन हुआ था, इसका ऑक्शन मतलब नीलामी होता है। इसमें 61.8 करोड़ रुपए में बिकने के बाद किसी भारतीय की सबसे महंगी कृति बन गई है। और आगे देखते हैं कि प्रलय मिसाइल के बारे में पूछा था। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सही है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है और यह भारत की पहली सामरिक सेमी बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। संसद के लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदना विधेयक 128वां बिल था, संविधान संशोधक बिल था, जो 2023 में अर्जुन मेघवाल द्वारा पेश किया गया। 20 सितंबर 2023 को विधेयक को लोकसभा ने पारित किया और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया। संसद के दोनों सदन में विधेयक पर चर्चा में 162 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? 162 सदस्यों ने भाग लिया। पुस्तक मिलान करने के लिए है वेस्टर्न लर्न। ये वेस्टर्न लर्न नहीं है, वेस्टर्न लेन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वेस्टर्न लेन है, इसने चेतना मारू ने लिखा है वेस्टर्न लेन। और यह अभी 64 पोस्ट दरोगा पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। द जेवा ए एक्सीडेंटल सुपर हीरो, आर जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये हुमा कुरैशी की है, लिखा हुआ हुमा कुरैशी का आर जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बिगल्स, ये किसके द्वारा? विजय राघवन के द्वारा लिखा गया है, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बिगल्स। नेशन कॉलिंग, यह सोनल गोयल की पुस्तक है। नेशन कॉलिंग, नेशन कॉलिंग, राष्ट्र आपको बुला रहा है, नेशनल, सोनल गोयल। आगे देखते हैं भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेगी। यह पहला अवसर है जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस बिहार किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लेगी। ये तेजस है, बिहार नहीं यहाँ पे। इस अभ्यास का उद्देश्य है कि विविध लड़ाकू कार्यक्रमों में भाग लेना। और जो अभी डेजर्ट साइक्लोन हुआ था, वो क्वेश्चन पूछा था कि डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच हुआ था? तो भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुआ था। कहां पे? राजस्थान में। 13 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने राज्य के पूर्व मंत्री और पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही को राज्य का नया महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल बनाया है। एडवोकेट जनरल होता है राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल होता है जो महान्यायवादी होता है, जो पूरे देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, महान्यायवादी, जिसका आर्टिकल 76 में जिक्र किया गया है। और आर्टिकल 76 प्लस 89 अब जोड़ देंगे तो ये एडवोकेट जनरल का नंबर याद आ जाएगा आपको, 6915 8715 116। तो आर्टिकल 165 में आपको पता है, अगर हमको नहीं भी पता था तो देखिए इस तरीके से हमने याद कर लिया कि 165, अगर किसी भी आर्टिकल में 200 के अंदर आसपास के आर्टिकल में अगर 89 जोड़ते हैं तो दोनों के आसपास है जो राज्य और केंद्र के बीच में है जो एक बैलेंस बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और यह ललित किशोर को, देखिए ललित किशोर को 31 जुलाई 2017 को पटना हाईकोर्ट के 21वें एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता यानी कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम 1946 में हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आशापूर्णा देवी भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को 1976 में बंगाली भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब? 1976 में, याद रखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से दिया जा रहा है। और पुरुष को सबसे पहले किसको दिया गया? जी कुरूप को। जी कुरूप को याद रखिएगा, जी कुरूप को। देखते हैं कप और ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बेटन कप तथा रंगास्वामी कप ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी से बेटन कप और रंगास्वामी कप। अजलान शाह ट्रॉफी है जो हॉकी से संबंधित है। बीसी रॉय ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से। डूरन ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी,
ये सारे हैं जो बीसी राय ट्रॉफी, ये सारे विधान चंद्र राय जो जिन्हीं की जयंती पे 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। विधान चंद्र राय ट्रॉफी फुटबॉल, ये पश्चिम बंगाल के हैं। जीडी बिरला ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और बहुत सारे ट्रॉफी है। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट से हैं। जयलक्ष्मी कप, ये महिला का है, टेबल टेनिस से संबंधित है। जयलक्ष्मी कप डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन, जयलक्ष्मी कप किसका है, तो ये महिला का है, टेबल टेनिस, महिला का जयलक्ष्मी कप टेबल टेनिस महिला। अमृत दीवान कप बैडमिंटन, अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है, अमृत दीवान कप। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है, तो ये 7वां स्थान है। और सबसे ज्यादा विश्व का क्षेत्रफल किसका है, तो रूस का है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया है, एवं सबसे छोटा देश इसका क्या है, नौरू। याद रखें, नौरू है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, नौरू। और सबसे बड़ा देश क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या में चीन, तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। देखिए क्षेत्रफल में तो चीन हो जाएगा, लेकिन अभी जनसंख्या में भारत है जो चीन को पीछे कर दिया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग है जो अभी जनसंख्या में भारत है जो विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। और सबसे छोटा देश क्या है, मालदीव है, जो अभी भारत को आंख दिखा रहा था। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध क्या है, सरोद से संबंधित है उस्ताद अलाउद्दीन खान। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद यानी कि पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है अमीर खुसरो को, और इस सितार से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति से है। भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 से माना जाता है। प्रथम हरित क्रांति के घटक है उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक तथा शाक भंडारण एवं वितरण, इससे संबंधित है हरित क्रांति से। एक क्रेता और एक विक्रेता द्विपक्षीय एकाधिकार यानी कि बाइलेटरल मोनोपोली को दर्शाता है। एकाधिकार बाजार का असंतुलित अवस्था को दर्शाता है, यानी कि सिर्फ बेचने वाला एक ही रहेगा, कोई भी और दूसरा मार्केट नहीं रहेगा। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली बाजार का असंतुलित व्यवस्था को दिखाता है। एकाधिकार के अंतर्गत किसी उत्पादन पर एक ही फर्म का अधिकार होता है, ठीक है, एकाधिकार। जैसे कि आप अगर इंटरनेट चलाते हैं, अगर सिर्फ जियो का रहे, सिर्फ जियो का ही इंटरनेट पूरे इंडिया में चले, तो है जियो है जो अपने मनमानी ढंग से है जो जितना चाहे उतना उस तरीके से है जो अपना प्राइस रख सकता है, ठीक है, इंटरनेट का चार्ज। लेकिन ये बहुत सारे कम्पिटिटिव मार्केट है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, तो इस तरीके से है जो एक कम्पिटिटिव मार्केट बन गया है, जो सबसे कम रखेगा उसका है जो ज़्यादा मार्केट चलेगा, उस तरीके से है। जैसे जियो देख रहा है आपने कि है जो 5G को अभी अनलिमिटेड कर दिया है, ठीक है, एक ही रिचार्ज में, और पहले भी ऐसा फ्री में भी लाया था जियो। और जियो है जो इंटरनेट रिवोल्यूशन में बहुत ही बड़ा योगदान दिया भारत में। स्वर्ण मुक्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है, इंटरनेशनल मार्केट से संबंधित है। गोल्ड सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश कौन है, तो चीन है। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चीन है। भारत सबसे बड़ा सोना का घरेलू उपभोक्ता देश है, यानी कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है कौन सबसे बड़ा विश्व का, तो भारत है। जेबीसी के बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण करती है, यानी कि पूर्ति है जो यानी कि सप्लाई है जो अपनी डिमांड खुद करती है। इनके कहने था, जेबीसी का कहने था, यानी कि जेएम किन्स इनका नाम है, पूरा नाम। जेएम किन्स ने ये रोजगार का सिद्धांत दिया, ठीक है। इसको जेबीसी के बाजार या मार्केट के नियम, बाजार का नियम जेबीसी ने दिया था। और जेएम किन्स ने रोजगार का सिद्धांत दिया, एम्प्लॉयमेंट का थ्योरी दिया जेएम किन्स ने। वही जेबीसी माने इस तरीके से केन्स होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जेबी केन्स। बाजार का नियम जेबी केन्स से संबंधित है, बाजार का नियम। और जेबी केन्स ने कहा है कि जो सप्लाई है खुद ही डिमांड को पूर्ति कर देती है, ठीक है। 70 नंबर, एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं को उत्पादन पर लगाई जाती है। उत्पाद कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखते हैं कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन डायरेक्ट टैक्स है। पहले हम डायरेक्ट टैक्स देखते हैं। आपको पता है इनकम टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आप खुद वहन करते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न है जो आप खुद फाइल करते हैं। निगम कर माने कोई कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी, जैसे इडोनामा एक कंपनी, मेरा अगर बड़ा हो जाएगा तो एक कंपनी बन जाएगा, तो इसका हम टैक्स है जो सरकार को भरेंगे।
तो सरकार को भरेंगे, माने कि अपना एक कंपनी है, ठीक है, तो इसको हम निगम कर कारपोरेशन टैक्स इसको बोलते हैं, कंपनी टैक्स बोलते हैं। उपहार कर, यानी कि आपको हम जब गिफ्ट दिए हैं, सरकार बोलता है कि किसी को आप, है ना, कि लाखों करोड़ का गिफ्ट देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप फ्री में देंगे, उसके लिए सरकार भी उस पर टैक्स बनाती है, उपहार कर इसे बोलते हैं। व्यय कर यानी कि एक्सपेंडिचर टैक्स, आप किसी पे कितना ज़्यादा खर्च करते हैं उसे, ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स, आप कितने प्रॉपर्टी बना ली है, यानी कि अगर ड्रीम इलेवन से आपने 2 करोड़ रुपया जीत लिया, कभी कभी आपका बहुत अच्छा किस्मत रहा, तो उसमें भी जानते हैं कि 30% सरकार है जो टैक्स लेती है। अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क यानी कि एक्साइज, बॉर्डर एक्साइज जो होता है, सीमा शुल्क, बॉर्डर ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है, वो है जो अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय बिक्री कर यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारे अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, सारे अप्रत्यक्ष कर में आता है। इसमें क्या होता है कि हम खुद न वहन करते हैं, हम है जो किसी को देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पार्ले जी का बिस्कुट है, ये माने कि 5 रुपये का बिस्किट है, लेकिन इस पे है कि जीएसटी इंक्लूडेड होता है। जब वो कंपनी शुरू में, जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको है जो किसी न किसी रूप में है जो आगे होलसेलर, रिटेलर उसको प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से वो है जो जीएसटी फिर आगे बढ़ता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता, ये अनुच्छेद 29 गलत है, ठीक है, अनुच्छेद 16 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 क्या करता है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से संबंधित है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 यह अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज को, 2 तरह के माइनॉरिटी होते हैं, इसको ध्यान रखिए, लिंग्विस्टिक होते हैं और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेस पे होते हैं, माने कि रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होते हैं, यानी कि भाषा कम बोलने वाले या फिर जिस धर्म की संख्या उसकी बहुमत कम हो। यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का एक प्रावधान है कि किसी भी नागरिक या नागरिकों को एक वर्ग की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति की उन्हें संरक्षण की अधिकार दिया गया है। यह धर्म, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव को रोकता है यहाँ पे, ठीक है। समवर्ती सूची, जानवरों के प्रतिकूलता को रोकने हेतु उपबंधों को संविधान की समवर्ती सूची के यानी कि कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय है, तो 52 विषय है। 100 विषय केंद्र सूची में, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल विरोधी संशोधन यानी कि एंटी डिफेक्शन जो कानून आया था वो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लाया गया। यह संशोधन में संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल है। लेकिन इसमें एक शर्त लगाया गया कि 2/3 यदि कोई पार्टी के सदस्य है जो 2/3 मेजोरिटी के साथ किसी पार्टी में विलय होता है, तब है जो उसका सदस्यता है जो बरकरार रखा जाएगा। यदि वो पर्सनली जाता है किसी पार्टी में, यदि वो विधायक है तो अदर, या सांसद है तो अगर पर्सनली सिर्फ अकेला वो जाता है तो उसकी सदस्यता है जो लोकसभा या विधानसभा से समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 33-34 संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा किए गए किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। यह उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक है। 11वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करता है। इसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9 पार्ट 9 को भी जोड़ा, जिसका शीर्षक है पंचायत, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक के प्रावधान शामिल है। और आपको बता दें कि आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में लिखा गया है, जो एक डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और ये इन्फोर्सिबल नहीं था, जिसे बाद में है जो एक संवैधानिक बॉडी बनाया गया 11वीं अनुसूची में जोड़कर 73वें संविधान 1992 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें टोटल 29 विषय है, जबकि म्यूनिसिपल नगर निगम में कितने, 18 विषय। संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना, संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य को अपने स्वयं के गांव या अपने ससुराल के गांव को छोड़कर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक गांव में से एक गांव को चुनना होगा और मापदंडों को तय कर 2019 तक इसे आदर्श गांव बनाना होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। कब हुआ था, तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुआ था, 11 अक्टूबर 2014 को मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया।
ग्राम सभा का अर्थ है कि उन सभी व्यक्तियों का एक निकाय जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के लिए चुनावी रोल में शामिल है, नहीं जो इलेक्टोरल रोल बनता है उसमें आपका भी नाम शामिल हो, वो ग्राम सभा का उसी का अर्थ है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष होती है। प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल का नेतृत्व होता है, प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसमें शामिल नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 है, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करता है यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करता है। और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी आर्टिकल कितना में है? तो 262 में बनाया गया है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी यानी कि कोई दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच में पानी या नहर का विवाद होता है तो उसमें आर्टिकल 262 में इसका जिक्र किया गया है। यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है। यानी कि आर्टिकल 15 यह कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑरिजिन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस या एनी ऑफ द एबव। ठीक है, अन्य तीनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है जब वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है अथवा अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है। सरकार की आलोचना करने अथवा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने अथवा किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता इस कारण से। ठीक है, इस तरीके से हमने टोटल 80 क्वेश्चन जीएस के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके तैयारी में एक मददगार साबित होगी। और जो 1275 मेंस का एग्जाम होने वाला है 25 फरवरी को, और उसके बाद 64 पोस्ट दरोगा पीटी हुआ, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा और उसमें भी मेंस का रिजल्ट आएगा। तो उसमें ये दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करते हैं कि जिसका पीटी अगर उसमें नहीं हुआ तो इसका पीटी अगर 64 पोस्ट में होता है तो दोनों में मेंस देने के लिए वो कामयाब हो जाएंगे और इस तरीके से अपने सिलेक्शन को पक्का कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ज़रूर दोस्तों में शेयर करेंगे और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।